हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, 3 मार्च को मार्केट ने पैनिक लो बनाया और उसके बाद से लगातार हमें मार्केट्स में रैली भी देखने को मिली। करीब 500 से 600 पॉइंट की हमें रैली देखने को मिली। अगर आप हमारा वीडियोस देख रहे हैं तो हमने करीब 10-12 दिन पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि जल्दी ही मार्केट का बॉटम बनने वाला है और हमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, और उसके रीजंस और सारे डेटा पॉइंट्स पे मैंने आपके साथ शेयर किए थे। लेकिन दोस्तों, क्या अब ऐसा लग रहा है कि ये रैली फिसल आउट होने वाली है और बुल्स एक बार फिर फंसने वाले हैं और बेयर्स का बोलबाला होने वाला है? आइए मेरे साथ डिकोड करते हैं। तो इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और सारे डेटा पॉइंट्स को स्टडी करेंगे और डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या अब ये रैली फिजल आउट होने वाली है। तो आइए सबसे पहले हम फंडामेंटली इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट हमें किस तरफ इशारा कर रहा है। तो अगर हम निफ्टी का कंपोजिशन देखें तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? 25% वेटेज बैंक और फाइनेंस का है। इसमें बैंक के स्टॉक्स है, साथ में जो बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज है उनके स्टॉक्स भी शामिल है, तो 25% बनता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 15% वेटेज बनता है और ऑटो का 8% बनता है और एफएमसीजी का 6% बनता है। अब आप देखिए, इन चारों का अगर कंबाइंड वेट आप देखेंगे तो करीब 54% का बनता है, यानी कि ये 4 सेक्टर्स निफ्टी का 54% वेट होल्ड करते हैं। और यही वो सेक्टर्स है जिसमें हमें पिछले टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी देखने को मिली, और यही सेक्टर्स मार्केट को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ये सेक्टर्स हमें किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम आईटी की बात करते हैं। दोस्तों, हमारी जो आईटी सर्विसेज कंपनी है वो प्रोडक्ट कंपनीज नहीं है, वो एआई कंपनीज नहीं है, वो सर्विसेज कंपनी है। वो ठेके पर सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और 50% ऑफ जो टॉप हमारी आईटी सर्विसेज कंपनी है उनका बिजनेस अमेरिका से आता है, और अमेरिका ही उनके भविष्य को डिसाइड करता है। और इस वक्त अमेरिका में क्या चल रहा है? इस वक्त अमेरिका में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो अगर आप देखिए, वरीज अबाउट यूएस इकॉनमी, और मैं लगातार आपके साथ उसका डेटा भी शेयर कर रहा हूं, तो इस वक्त 17 मंथ्स के लोएस्ट लेवल पर है बिजनेस एक्टिविटी, और वहां पे जिस तरीके से टैरिफ को लगाया जा रहा है वो टैरिफ्स वहां पर महंगाई बढ़ाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएंगे, और इसकी वजह से वहां पे रेट कट्स के आसार भी अब नज़दीक में हमें नहीं दिख रहे हैं। ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि 2026 तक रेट कट्स नहीं होंगे, और अगर महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो फेड रेट बढ़ाने से भी नहीं हिचकेगा। ऐसा फेड का कहना है कि वो डेटा के बेसिस पर डिसीजंस लेंगे। साथ ही अगर आप देखिए तो फियर ऑफ रिसेशन, दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में इस बात की तरफ इशारा किया है कि वो रिसेशन को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी उनकी जीडीपी में हमें डिप देखने को मिल रहा है। एक और क्वार्टर में अगर डिप देखने को मिला तो यूएस विल बी ऑफिशियली इन रिसेशन। तीसरा, म्यूटेड ग्रोथ प्रोजेक्शंस। तो अब वहाँ की कंपनीज भी कहने लगी हैं कि हम आने वाले दिनों में अच्छा रिजल्ट पोस्ट नहीं कर पाएंगे, अच्छे प्रॉफिट्स नहीं दे पाएंगे। और कल के वीडियो में मैंने अपनी 2 कंपनीज का जिक्र किया, टारगेट एंड बेस्ट बाय। दोनों ने कहा है कि हमारे प्रॉफिट्स पर इम्पैक्ट होगा, हमारे सेल्स पर इम्पैक्ट होगा। अब ये हमारी आईटी सर्विसेज कंपनी को कैसे इम्पैक्ट करेंगे? जब उनके प्रॉफिट्स घटेंगे, उनके रेवेन्यूज़ घटेंगे, तो वो कम कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी को देंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है जिसे आप सब जानते हैं। तो इन तीनों वजह से हमारे आईटी सर्विसेज कंपनी में इनका इम्पैक्ट दिखेगा। भले ही वो प्रॉफिट कमा लें, भले ही वो अपने करंट स्टेटस को मेंटेन करें, लेकिन उनमें कोई ड्रामेटिक ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। अगर यूएस डॉलर टर्म्स में हम बात करें तो बेस्ट केस सिनेरियोज में अगर हम देखें तो 4 से 5% ग्रोथ की एस्टिमेट्स हैं। और अगर हम पिछले 9 महीने में देखें तो टीसीएस, इन्फोसिस ने तब भी थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस कर दिया, लेकिन विप्रो ने वहाँ पर जो है थोड़ा हमें परफॉर्मेंस में खराबी भी दिखाई है। मोटा मोटा ये कंपनीज 4-5% के रफ्तार से ही ग्रो करेंगी।
थोड़ा बहुत अगर इन्होंने पिछले क्वार्टर में अपने गाइडेंस को बढ़ाया भी है तो वो मामूली 1-8% का बढ़ाया है। किसी भी हालत में हम अगले 2 साल तक 8-9-10% का ग्रोथ शायद इस कंपनी में नहीं देख पाएंगे। तो जब तक वहां पर बड़ी ग्रोथ नहीं आएगी इन कंपनीज का बेड़ा पार नहीं होगा। तो अगर आप देखें तो ये जो 15% निफ्टी का वेटेज है ये सिंगल डिजिट में ग्रो करेंगी, वो भी लोअर सिंगल डिजिट्स में ग्रो करेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आइए बैंकिंग और फाइनेंस की बात करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज निफ्टी होल्ड करता है। आप देख सकते हैं कि 25% का वेटेज, जिसमें से बैंक्स 20% के आसपास होल्ड करते हैं और 5% एनबीएफसीज और दूसरी जो फाइनेंस की कंपनीज है वो होल्ड करती है। वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? लिक्विडिटी की शॉर्टेज। लगातार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि किस तरीके से लिक्विडिटी की शॉर्टेज है, और अभी भी मार्च के महीने में भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की शॉर्टेज है। आरबीआई ने कई कदम उठाए लेकिन बैंक्स लिक्विडिटी की शॉर्टेज से जूझ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अगले 2-3 महीने तक जाएगा। लिक्विडिटी शॉर्टेज का मतलब है वो कम धंधा कर पाएंगी, और अगर कोई मेजर उठापटक फाइनेंशियल वर्ल्ड में होती है तो वो अपने कस्टमर्स के डिमांड्स को भी नहीं मीट कर पाएंगे। तो ये कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको जल्दी से जल्दी फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पूरा बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर नीचे जाने वाला है। दूसरी प्रॉब्लम आप देखिए, इंक्रीजिंग डिफॉल्ट्स, एनपीएस एंड प्रोविजनिंग। आप देखिए टीवी पर इस वक्त ऐड आ रहे हैं, यूट्यूब पे ऐड आ रहे हैं कि सेव करो, अपनी ईएमआई को चुकाओ। आपने कब इस तरीके के एड्स पास्ट में देखे हैं? तो ये क्लियरली बता रहा है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, आरबीआई भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। लोगों को वो मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप खर्चे कम करो और पैसे बचाओ, सेव करो, अपनी ईएमआईज को चुकाओ, अदरवाइज ये पूरे के पूरे बैंक्स खतरे में आ जाएंगे। और दोस्तों हम जानते हैं कि बैंक्स अकाउंटिंग पर चलते हैं, नंबर आप इधर का उधर कर दोगे तो सब कुछ ग्रीन लगने लगेगा। इसलिए ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है इस सेक्टर के लिए, और जल्दी ही इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो ये सेक्टर भी और नीचे जाएगा। स्ट्रेस इन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। दोस्तों हम जानते हैं कि ज़्यादातर बैंक्स जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को लोन देते हैं, और जिन बैंक्स ने उन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को लोन दिया है वो अब उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। उनके स्टॉक्स को पनिश किया जा रहा है, पहले एक्सिस बैंक, फिर इंडसइंड बैंक। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो लोन्स माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को देते हैं, फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आगे छोटे कस्टमर्स को जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं होती है उन्हें देते हैं, और जब वो डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ये बैंक्स के साथ डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा साइकिल है जो पूरी की पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है। तो वहाँ पर लगातार हमें स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। आरबीआई ने भी इसको लेकर चिंता जताई है, और जितनी भी माइक्रो फाइनेंस की कंपनीज हैं सबके शेयर प्राइस में आप देखेंगे तो यही हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। चौथा, इंडसइंड बैंक। दोस्तों जो इंडसइंड बैंक के साथ हुआ, और मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में डिटेल में इसको आपके साथ शेयर किया है कि एक्चुअली में वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई और किस तरीके से ये एक अच्छा साइन नहीं है। ये एक ट्रस्ट जो कस्टमर्स का है बैंक के प्रति उसको कम करता है, एक डेफिसिट क्रिएट करता है। डेफिनेटली ये बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में सेंटिमेंट्स को इम्पैक्ट करेगा। लोग ज़्यादा पैसा इन कंपनीज में लगाने से थोड़ा हिचकिचाएंगे, क्योंकि अगर इतने बड़े बैंक में ये प्रॉब्लम आ सकती है तो किसी भी बैंक में आ सकती है, ऐसा इन्वेस्टर्स सोच सकते हैं। अब आइए ऑटो सेक्टर की बात करते हैं। दोस्तों ऑटो सेक्टर 8% वेट होल्ड करता है, और यहाँ पर भी हमें लगातार प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। दोस्तों जब अक्टूबर में सेलिंग शुरू हुई थी तो उसी पहले महीने में ही एफआईआईज ने करीब $1.25 बिलियन की उन्होंने सेलिंग की थी, और तब से लगातार फरवरी के महीने तक वो इस सेक्टर में सेलिंग करते आ रहे हैं। फरवरी के महीने में भी उनकी सेल की फिगर आई है करीब $450 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की है। तो लगातार वो इस सेक्टर को डंप कर रहे हैं। क्यों डंप कर रहे हैं? क्योंकि ये सेक्टर डायरेक्टली इकॉनमी के साथ जुड़ा होता है। ऑटो सेक्टर में ट्रैक्टर की कंपनीज आती हैं, 2 व्हीलर्स आता है, 4 व्हीलर्स आता है, पर्सनल व्हीकल, सारा कुछ आता है, और ये सब कुछ इकॉनमी के साथ लिंक होता है। और जब इकॉनमी परफॉर्म नहीं करेगी तो ये सेक्टर भी परफॉर्म नहीं करेगा। और यहाँ पर
बहुत ही, अगर आप देखें पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर डाउन है। अगर हम 2025 की बात करें, सिर्फ 2 स्टॉक शायद आपको ग्रीन में दिखेंगे, मारुति और आयशर मोटर। आयशर मोटर की अगर हम बात करें तो ये ट्रैक्टर्स में भी हैं, 2 व्हीलर्स में भी है, एक डाइवर्सिफाइड प्लेयर है, कमर्शियल व्हीकल्स में भी है। तो ये, और इसका बेस भी छोटा है, और इसके अलावा मारुति में भी हमें थोड़ा ग्रीन देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स अगर इन दोनों को छोड़ दें तो वो सब आपको रेड में मिलेंगे। और ऑटो सेक्टर में सेंटिमेंट्स इतने डाउन हैं, सिचुएशन इतनी बुरी है कि ये प्री कोविड लेवल के आसपास की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर फरवरी का डेटा देखें तो बहुत ही ज़्यादा निराश करता है, और 7% ऑटो के सेल्स डाउन है। ट्रैक्टर्स में 14% सेल्स डाउन है, अगर पीवी में करें तो 10% डाउन है, कमर्शियल व्हीकल में करें तो 9% डाउन है, और यहाँ तक कि 2 व्हीलर्स जो कि एक आम आदमी, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी यूज़ करते हैं, उसमें भी 6% की गिरावट है। तो किसी भी सेगमेंट को आप उठा लें ऑटो सेक्टर में, हर सेगमेंट में हमें सेल्स में डिप देखने को मिला है। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर की भी सिचुएशन सही नहीं लगती है। अब आइए एफएमसीजी सेक्टर की बात करते हैं। तो एफएमसीजी निफ्टी में 6% का वेट होल्ड करता है, और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर भी कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। पहला, इन्फ्लेशन, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो आप देखिए लोग कम सामान खरीद रहे हैं, और जहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ रहा है वहाँ पर पैकेट की में क्वांटिटी को कम किया जा रहा है। तो क्लियरली इसकी वजह से सेल्स पे इम्पैक्ट हुआ है। दूसरा, अब देखिए वेज ग्रोथ कंसर्न्स एंड डिक्लाइन इन डिस्पोजेबल इनकम। तो दोस्तों एफएमसीजी कंपनीज वो सामान बनाती हैं जो हम रोज़मर्रे का सामान यूज़ करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, और उसमें हम ज़्यादा खर्च तभी करते हैं जब हमारे डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होती है, हमारा सैलरी हाइक्स होती है, और जब उस पर खतरा होता है, उसमें कमी आती है तो हम कंज्यूम कम करते हैं, और उसी का हमें नतीजा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और हमारे वेजेस, जॉब्स में थोड़ी गिरावट आई है, उसकी वजह से इन पर इम्पैक्ट हुआ, और इसीलिए इस बजट में इनकम टैक्स में छूट दी गई है ताकि लोग ज़्यादा कंज्यूम करें और इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम हो। इसके अलावा देखिए मार्जिन प्रेशर, इन कंपनीज के शेयर लगातार पिट जा रहे हैं क्योंकि मार्जिन्स का प्रेशर है। देखिए अब जिस तरीके से प्राइजेस बढ़ रहे हैं इनके रॉ मटेरियल के, जैसे पाम ऑयल और कॉफ़ी, लगातार वो उनके प्राइजेस बढ़े जा रहे हैं। कॉफ़ी के प्राइजेस इस वक्त ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। तो इन सब कारणों से इन कंपनीज के रिजल्ट्स, प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और अब वही चीज़ उनके शेयर प्राइजेस पर भी हमें देखने को मिल रही है। तो इस सब का समरी ये है, अगर फंडामेंटली हम बात करें तो निफ्टी ऊपर तभी जाएगा जब इनके जो टॉप सेक्टर्स हैं, जो 54% का वेट होल्ड करते हैं, उनमें कोई पॉजिटिव मोमेंटम या पॉजिटिव ट्रिगर दिखेगा। और दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगले कुछ महीनों तक कोई वहां पर पॉजिटिव हमें ट्रिगर नहीं दिख पा रहा है। तो अगर निफ्टी में हमें यहां से मूव ऊपर दिखने को भी मिलती है तो वो एक फेक और फॉल्स मूव ही कहलाएगा, क्योंकि उसका फंडामेंटल से कोई बैकिंग नहीं रहेगा। अब आइए दोस्तों मैं आपको टेक्निकल्स दिखाता हूं वो हमें क्या इशारा कर रहा है। तो आइए सबसे पहले एफआईआईज की हम इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन देखते हैं। और दोस्तों जब मैंने आपके साथ कहा था कि एक बाउंस आने वाला है, मार्केट सॉर्ट ऑफ बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस कर रहा है, और वो हम यहाँ पर हमने आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि अब देखिए किस तरीके से एफआईआई की सेलिंग थोड़ी कम होती हुई दिख रही थी, शॉर्ट्स में कट किए जा रहे थे, और अब वापस से आप देखिए यहाँ पर शॉर्ट्स बढ़ने लगे हैं। आज का डेटा नहीं आया है, ये कल तक का डेटा है, और यहाँ पर आप देखिए उन्होंने शॉर्ट्स बढ़ाए हैं। तो क्लियरली ये इशारा कर रहा है कि एक तो वो पूरी तरीके से शॉर्ट्स में बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स को कट करके वो लॉन्ग चले गए, लगातार पिछले कई महीनों से वो शॉर्ट्स बने हुए हैं। और जब भी शॉर्ट्स में कट होता है तो ये होप देता है कि शायद वो कुछ बुलिश मूव एंटिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए शॉर्ट्स को कट कर रहे हैं, लेकिन अब वापस से उनके शॉर्ट्स में बढ़ोतरी होने को दिख रही है। तो ये क्लियरली हमें इंडिकेट कर रहा है कि एफआईआई का व्यू इस वक्त
बेरिश ही बना हुआ है। अब आइए दोस्तों निफ्टी फ्यूचर्स का ओआई डेटा देखते हैं कि किस तरीके की पोजीशंस मार्केट में बनी हुई है और ट्रेडर्स का क्या व्यू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निफ्टी के ओआई में कितना बदलाव हुआ वो दिखा रहा है। तो ये ब्लैक लाइन निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है, यानी कि निफ्टी के फ्यूचर्स में कितना ऊपर या नीचे गया है, और निफ्टी फ्यूचर्स के प्राइस निफ्टी स्पॉट के जैसे ही मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, अगर आप देखिए तो यहाँ पर मार्केट नीचे जा रहा है और लगातार यहाँ पर स्मार्ट लोग पोजीशंस बढ़ा रहे हैं, यानी कि शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि हर ट्रेड पे एक तरफ बायर होता है, एक तरफ सेलर होता है, लेकिन जब गिरते मार्केट में स्मार्ट ट्रेडर ही जो है सही डायरेक्शन की पोजीशन बनाता है। तो हम ये मानते हैं कि ये जो हमें ओआई में राइज देखने को मिला है ये सारे शॉर्ट पोजीशंस हैं। और दोस्तों अगर आपको याद होगा तो करीब इस जोन पे हमने आपसे कहा था कि मार्केट अब बॉटमिंग आउट हो रहा है। उसके कई रीजंस हमने शेयर किए थे और एक रीजन ये था कि शॉर्ट पोजीशंस अब उस रफ्तार से ऐड नहीं हो रही है और यहां से आप देखिए कि शॉर्ट पोजीशंस कट होने लगी थी और पिछले कई दिनों तक अगर आप देखिए तो मेजर शॉर्ट्स ऐड नहीं हुए सिस्टम में, लेकिन आज आप देखिए ये पिछले 7 दिनों का हाईएस्ट शॉर्ट क्रिएट हुआ है। मार्केट नीचे जा रहा है और यहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं। तो ये हमें इस तरफ इशारा कर रहा है कि भले ही मंडे से मार्केट ना गिरे लेकिन अब गिरने की तरफ बढ़ रहा है। एफआई की पोजीशंस मैंने दिखाई, निफ्टी फ्यूचर्स की पोजीशन मैंने दिखाई। अब आइए जरा चार्ट का भी एक एनालिसिस करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि चार्ट हमें किस तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप हमारा वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो हमने कई महीने पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि हमारा निफ्टी का टारगेट 21660 है और लगभग हम उसके आसपास तो पहुंचे लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे। तो अगर हम चार्ट को देखें तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, तो अगर आप एक लंबा व्यू लेंगे तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल हमें दिख रहा है। प्राइसेस उसी में मूव कर रही हैं और प्राइसेस बॉटम से ऊपर जाती हैं, फिर नीचे जाती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, एक वेव पैटर्न में ही मूव कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक लगभग इस पॉइंट पर हमने आपके साथ शेयर किया था कि एक रैली आएगी और रैली आई भी, लेकिन हमने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि जब तक बैंकिंग और फाइनेंस में रैली नहीं आएगी ये रैली सस्टेन नहीं करेगी। और बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में सेक्युलर रैली नहीं आई, कभी कोई बैंक चलता है कभी कोई बैंक चलता है, तो वो हमें कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। और अब ये इंडसइंड बैंक के सागा होने के बाद अब जो रही सही होप थी कि बैंकिंग सेक्टर में एक सेक्युलर रैली होगी आरबीआई एक्शन की वजह से, उसकी पॉसिबिलिटी कम होती दिख रही है। तो यहाँ पर अब हमारे जो इंडिकेटर्स हैं बीडी फायर इंडिकेटर्स वो अब हमें ये कह रहा है कि भाई दिस रैली इज ओवर। अब हमारा जो लास्ट होप है वो क्या है, हमारा लास्ट होप है 22,300। ये अगर रुक जा, जब तक रुका रहता है तब तक हम थोड़ी उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन फ्रैंकली अगर आप मेरा व्यू लेंगे मैं अपने लॉन्ग्स कट कर दूंगा, मैं अपने लॉन्ग्स होल्ड नहीं करूंगा। तो 22,300 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो ये क्लियर कट इंडिकेशन होगा कि दिस रैली इज ओवर। और ये जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया था 22,650, इसी में आकर प्राइजेस फ्लक्चुएट कर रही हैं और इसके ऊपर ही अगर हमें होप मिलता है। तो अगर मैं इस वक्त देखूं क्या मैं बुलिश हूं क्या मैं बेरिश हूं, तो मैं जो पिछले एक हफ्ते 8 दिन से थोड़ा बुलिश था, अब आई एम नो लॉन्गर बुलिश, आई एम बेरिश। पर दोस्तों ध्यान रहे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मंडे से ही मार्केट एक बार में गिरना शुरू कर देगा। यहाँ पर थोड़ा वो फड़फड़ा सकता है और आइडियली मैं उस दिन मार्केट को शॉर्ट करने की सोचूंगा जिस दिन एक मुझे बड़ी रैली देखने को मिलेगी और उसके बाद मुझे डिप देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जितनी भी जो वीक बाइंग है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद मार्केट दोबारा से फ्री फॉल के लिए तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा हम अपने इन्वेस्टर दोस्तों के लिए भी बात कर लेते हैं कि मार्केट इस तरीके की सिचुएशन में जो चल रहा है और लॉन्ग टर्म बेरिश में चल रहा है, स्टॉक प्राइसेस 30-40% गिर रहे हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि मार्केट बुरा हो चाहे अच्छा हो, अगर स्टॉक सही वैल्यू पर मिलते हैं
तो उसे लेने से हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। इन्वेस्टिंग में वैल्यू इज एवरीथिंग। तो अगर कोई कंपनी आज प्रॉफिट कमा रही है और अगले 3 साल तक प्रॉफिट कमाएगी, भले ही मार्केट की वजह से उसके प्राइसेस गिर रहे हों, लेकिन अगर वो फेयर वैल्यूएशन में है तो उसे खरीदने से हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। सिर्फ हमें एक चीज का ध्यान में रखना है कि हमें एक साथ लंप सम बाइंग नहीं करनी चाहिए। और बुल ट्रैक का जो फॉर्मूला है, 3 लेवल्स पर हमें स्टॉक को एक्वायर करना चाहिए। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में हमें बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं होना है, थोड़ा संभल के रहना है और सही स्टॉक को सही वैल्यूएशंस पर ही पकड़ना है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मार्केट के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये रैली और चलेगी या दिस रैली इज़ ओवर और यहाँ से वापस से हमें डाउन साइड देखने को मिलेगा? अपना फीडबैक और व्यू शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।